अच्छा, तो हम लोग पढ़ रहे थे एवलांच और आज हम पढ़ने लगे हैं कॉजेज़ ऑफ एवलांच। तो कॉजेज़ ऑफ एवलांच हमारे पास कौन कौन से हैं? एवलांच के कॉजेज़ हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। 4 किस्म के होते हैं। मैं यहाँ पे चारों इस तरीके से टेबल की फॉर्म में शो करा देता हूँ। नंबर 1, टेरेन रिलेटेड कॉजेज़। टेरेन रिलेटेड कॉजेज़। नंबर 2 हमारे पास आ जाते हैं स्नो पैक रिलेटेड फैक्टर्स। स्नो पैक रिलेटेड फैक्टर्स। नंबर 3 वेदर रिलेटेड फैक्टर्स। और नंबर 4 मैन रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब इन तमाम फैक्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, ठीक है। स्नो पैक रिलेटेड कॉजेज़ क्या हैं, वेदर रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, नंबर 4 मैन रिलेटेड फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स की बात की जाए तो हमारे पास टेरेन क्या होता है। टेरेन का मतलब क्या है, इट मीन्स लैंड। इस यानी टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, लैंड रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो एवलांच की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो सच फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एवलांच, फॉर्मेशन ऑफ एवलांच। अब इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवलांच बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास लैंड रिलेटेड कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, किसी माउंटेन की स्लोप आ सकती है, ठीक है। तो उस स्लोप का एंगल कितना है, एंगल ज़्यादा है या एंगल कम है, ठीक है। तो स्लोप एंगल आ जाता है इसमें, स्लोप का साइज़ आ जाता है और स्लोप की शेप आ जाती है। स्लोप का साइज़ प्लस स्लोप की शेप आ जाती है। तो ये तमाम जो हमारे पास टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व हैं हमारे पास एवलांच की फॉर्मेशन के अंदर, एवलांच को कॉज करने के अंदर। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास विंड, वेजिटेशन और टेरेन आ जाती है। विंड, वेजिटेशन एंड टेरेन। विंड का आपको पता ही है, मैंने स्लैब एवलांच में आपको बताया था कि जब विंड चलती है तो विंड स्लैब की फॉर्म में हमारे पास एवलांच प्रोड्यूस होता है। वेजिटेशन का क्या मतलब है कि किसी भी मतलब कि लैंड के ऊपर वहाँ पे वेजिटेशन किस चीज़ की है, आया कि वहाँ पे जंगलात हैं या नहीं, वहाँ पे खेत किस चीज़ के हैं, वहाँ पर हमारे पास जो है फ्लोरा किस चीज़ का है, फल फूल वगैरह किस चीज़ के हैं। और टेरेन आपको पता है लैंड को कहते हैं, तो लैंड की शेप कैसी है, लैंड जो है वो स्लोप कैसी है, ये सारी चीज़ें टेरेन रिलेटेड कॉजेज़ के अंदर हम पढ़ते हैं। स्नो रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे पास 2 किस्म के फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इन 2 किस्म के फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ इसको। नंबर 1 लेयर्स ऑफ स्नो बिल्डअप, ठीक है। लेयर्स ऑफ स्नो बिल्डअप कि किसी भी एवलांच को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्नो की लेयर्स बन रही हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है। अब अगर तो वो लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, स्लाइड डाउन, वो माउंटेन्स से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगी। और जब वो नीचे की तरफ स्लाइड करेंगी तो अगर लेयर्स ज़्यादा होंगी, स्लाइड ज़्यादा करेंगी, तो हमारे पास जो एवलांच होगा, एवलांच स्टीपर स्लोप की वजह से ज़्यादा फास्टर रेट पे हमारे पास एवलांच मूव करेगी। फास्टर रेट पे हमारे पास एवलांच जो है वो इस दौरान मूव करेगी। तो स्नो पैक रिलेटेड फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या आया था, लेयर ऑफ स्नो बिल्डअप के हमारे पास एवलांच बनने के दौरान जो स्नो की जो लेयर्स हैं उनका बिल्डअप क्या है, जब वो स्लाइड डाउन होंगी तो
स्टीप स्लोप के ऊपर वो ज़्यादा स्लाइड करेंगी बनिस्बत लेस स्टीप स्लोप के। अब हमारे पास दूसरा इसका फैक्टर कौन सा आ जाता है, स्नो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्नो पैक स्टेबिलिटी, स्नो पैक स्टेबिलिटी। अभी स्नो पैक स्टेबिलिटी क्या है, मिसाल के तौर पर एक जगह बर्फ़बारी हुई, बर्फ़बारी होने के दौरान वहाँ पर स्नो इकट्ठी हुई। अब क्या वो स्नो अपनी स्लोप के साथ अपनी जो लैंड के साथ है वो कोहेजन रखती है कि नहीं, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्नो पैक स्टेबिलिटी कह देते हैं। अब अगर तो हमारे पास स्नो लार्ज है, स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज है, और इसके क्रिस्टल्स क्या हैं, इसके क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, एक तो स्नो लार्ज है, दूसरी वीकर इसके क्रिस्टल्स हैं, तो होगा क्या कि ये स्नो जो है ये स्लाइड करेगी, या आप कह सकते हो कि ये स्लिप करेगी किसके ऊपर, मोर स्टेबल कह लें या फिर आप कह लें मोर कोहेसिव स्नो के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये वीकर क्रिस्टल वाली जो स्नो है ये अगर स्लाइड करे मोर कोहेसिव स्नो के ऊपर, तो ये इसके भी फिसलने के चांसेस, इसकी कोहेसिवनेस को कम कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एवलांच के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो एक जगह अगर बर्फ़बारी हुई, वो बर्फ़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसके क्रिस्टल्स वीक थे, तो वो स्लाइड कर देंगे ज़्यादा कोहेसिव स्नो के ऊपर। ज़्यादा कोहेसिव स्नो के ऊपर स्लाइड करने की वजह से इन ज़्यादा कोहेसिव स्नो के जो क्रिस्टल्स होंगे वो भी क्या कर जाएंगे, डिटैच होने के ख़तरा होता है वहाँ पे, या फिर वहाँ पर जो है कोहेसिवनेस उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एवलांच फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। अब आ जाते हैं वेदर रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर। तो वेदर रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, नंबर 1 हैवी स्नोफॉल, किसी जगह पे हैवी स्नोफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे सारी की सारी स्नो जो है वो डिपॉजिट होगी, ठीक है, स्नो क्या होगी, डिपॉजिट होगी, स्नो इकट्ठी होगी वहाँ पे, ठीक है। और उस एरिया के अंदर अनस्टेबल एरिया के ऊपर स्नो क्या होगी, डिपॉजिट होने की वजह से स्नो पैक के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑन स्नो पैक। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, एवलांच फॉर्मेशन होगा। दोबारा देख लेते हैं, हैवी स्नोफॉल हुआ किसी जगह पे, वो जगह क्या थी, अनस्टेबल एरिया, उस अनस्टेबल एरिया के ऊपर हैवी स्नोफॉल होने की वजह से स्नो डिपॉजिट होगी, स्नो डिपॉजिट होने की वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा स्नो पैक के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होंगे, अल्टीमेटली एवलांचेस आएंगे, ठीक है। और नंबर 2 फैक्टर्स क्या है, वेदर रिलेटेड फैक्टर्स में हमारे पास जो स्नो स्टॉर्म आते हैं, स्नो स्टॉर्म आते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह, ये स्नो स्टॉर्म जो आते हैं नंबर 2। अब स्नो स्टॉर्म होने की वजह से होता क्या है कि किसी भी जगह स्नो स्टॉर्म आया, तेज़ विंड्स चली, बहुत ज़्यादा हवाएं चली, हवाएं चलने की वजह से लेयर्स होंगी, लेयर्स ऑफ द स्नो, लेयर्स ऑफ द स्नो, वो क्या कर जाएंगी, वो अपनी कोहेशन को कम कर लेंगी या कोहेशन को तोड़ देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एवलांच आएगा। इस वजह से किसी भी जगह पे अगर स्नो स्टॉर्म आता है तो उस जगह में स्नो स्टॉर्म आने के जो 24 घंटे बाद का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, क्रूशल होता है, क्रिटिकल होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और चौथा चीज़ कि आपके पास जब गर्मियाँ आती हैं तो सारी की सारी स्नो क्या कर जाती है, पिघल जाती है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है स्नो की क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन, स्नो पिघलने लग जाती है। तो स्नो जब पिघलती है उसकी प्रेसिपिटेशन होती है, तो क्या होता है कि सारी की सारी बर्फ़ पिघलेगी, नीचे वाली अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऊपर वाली बर्फ़ नीचे आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एवलांचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं मैन रिलेटेड फैक्टर्स में। तो ये तो आप इजीली पता है आपको, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री, इसकी वजह से जो आपका धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, प्लस जो आपके पास हीट इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे, आपके स्नो जो है पिघलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से एवलांचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी भी जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है,
अब कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, ठीक है। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैंने बात कर ली, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होने की वजह से एवलांचेस के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज जब वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होने की वजह से होता बर्फ़ है वो भी एक वाइब्रेट करेगी। जब वाइब्रेट करेगी तो वो पहाड़ से जो है स्लिप करेगी, स्लिप होने की वजह से एवलांचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं हैवी डिफॉरेस्टेशन, कि इंसान है उसने अब जगह जगह आबादी बनानी है अपनी पॉपुलेशन की वजह से, तो हैवी डिफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। हैवी डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता क्या है, दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, वो काट दिए जाते हैं, ठीक है, और सॉइल इरोजन हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। जब सॉइल इरोड हो जाएगी, ज़मीन के इर्द गिर्द, नहर के इर्द गिर्द जो ज़मीन है वहाँ पे अब जब आप सारे के सारे फॉरेस्ट काट दोगे तो वो सारी की सारी सॉइल क्या करेगी, वो नहर या फिर उस पानी के अंदर मिक्स होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एवलांचेस आने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। और साथ साथ जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे भी बर्फ़ जो है उसकी कोहेशन हैवी डिफॉरेस्टेशन क्या करती है, लेस कम कर देती है, और उसकी वजह से भी एवलांचेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फोर्थ वन ये कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स, जिस तरह के स्कीइंग वगैरह हो गई, ठीक है, बर्फ़ानी इलाकों के अंदर वो क्या करते हैं स्पोर्ट्स, जिस तरह की मैंने आपको बताया स्कीइंग हो गई, ठीक है। स्कीइंग होने की वजह से क्या होता है, स्नो पैक्स जो है उन पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर, स्नो पैक्स के ऊपर, और स्नो पैक्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो क्या हो सकता है, एवलांचेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे कॉजेज़ ऑफ एवलांचेस। इसको आप इस तरीके की डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएं, बीच में लिखें मैन रिलेटेड फैक्टर्स, साइड में लिखें वेदर रिलेटेड फैक्टर्स, इस साइड में लिखें स्नोपैक रिलेटेड फैक्टर्स, और बीच में लिखें टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है, टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स। अब इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं। टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स में आप इस तरीके से पहाड़ बना लें, ठीक है। स्नोपैक रिलेटेड फैक्टर्स में आप स्नो बना लें, ठीक है, इस तरीके से कि आपके पास ये क्यूब है स्नो का, एक ये क्यूब है स्नो का, एक ये पीछे क्यूब है स्नो का, ठीक है, लेकिन ये आगे वाली जो जगह है वो खाली है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से एक स्नो का क्यूब जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो ये इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। वेदर रिलेटेड फैक्टर्स में आप स्नोफॉल दिखा दें, बारिश दिखा दें, और मैन रिलेटेड फैक्टर्स में आप मैन को खुद बजाते खुद मैन को ही दिखा दें, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आप इस ट्रायंगल में भी शो कर सकते हैं। आप इस ट्रायंगल के थ्रू इन फैक्टर्स को याद कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, टेरेन रिलेटेड फैक्टर्स, टेरेन मतलब लैंड, लैंड रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं कि लैंड कैसी है जहाँ पे एवलांचेस आ रहे हैं, अगर वहाँ पे स्लोप की शेप कैसी है, स्लोप का एंगल कैसा है, स्लोप का साइज़ क्या है, इसके अलावा विंड, वेजिटेशन और टेरेन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वहाँ के मौसम पे भी बड़ा डिपेंड करता है। स्नो पैक रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आते हैं, दो किस्म के आते हैं फैक्टर इसमें। एक तो ये कि लेयर्स के बिल्डअप कैसा है, ठीक है, अगर लेयर्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही हैं तो स्लाइड भी ज़्यादा होंगी, एवलांचेस भी ज़्यादा आएंगे, और स्टीप स्लोप के ऊपर वो ज़्यादा रेट से नीचे मूव करेंगे। अगर हम बात करें स्नोपैक स्टेबिलिटी की, तो अगर किसी जगह पर स्नो लार्ज है वहाँ पे उसके क्रिस्टल जो है वीक होंगे, वो वीक क्रिस्टल जब गिरेंगे कोहेसिव क्रिस्टल्स कोहेसिव क्रिस्टल्स के ऊपर, तो वो उन कोहेसिव क्रिस्टल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से एवलांचेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेदर रिलेटेड फैक्टर्स की बात की जाए तो वेदर रिलेटेड फैक्टर्स में हैवी स्नोफॉल की वजह से स्नो डिपॉजिट हो जाती है अनस्टेबल एरिया के ऊपर, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो स्नो पैक्ड एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से एवलांचेस आते हैं। नंबर 2 वेदर रिलेटेड फैक्टर्स में दूसरा फैक्टर कौन सा है, स्नो स्टॉर्म। किसी भी जगह पे स्नो स्टॉर्म आएगा तो वहाँ पर विंड्स बहुत ज़्यादा चलेंगी, जिसकी वजह से वो लेयर ऑफ द स्नो को कोहेशन ख़त्म कर सकती हैं उसकी, और इसकी वजह से एवलांचेस आते हैं। थर्ड ये कि प्रेसिपिटेशन, अगर समर की वजह से यानी गर्मियों में आपके पास बर्फ़ जो है वो क्या कर जाए,
स्नो पिघल जाए, स्नो मेल्ट हो जाए, तो उसकी वजह से भी प्रेसिपिटेशन होती है और एवलेंचेस आते हैं। मैन रिलेटेड फैक्टर्स में ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज़, स्मोक, हीट, कंस्ट्रक्शन और हीट डिफॉरेस्टेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो इंसान की होती हैं वो तमाम की तमाम क्या कॉज करेंगी, एवलेंचेस कॉज करेंगी।